हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी टाइम के बाद ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो आप सभी इस लेक्चर को कंप्लीट देखें और कोई भी किसी की क्वेरी हो उसे मैसेज कर देना मुझे। लास्ट वीडियो में हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी, थोड़ा बहुत ही पढ़ा था उसके बारे में। बट इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशंस क्या होती हैं वो पढ़ ली थी। हालांकि मैं उनको दोबारा से आपको एक बार रिवाइज और करा दूंगा। उनको पढ़ने के बाद अब हम कुछ नेक्स्ट आगे का जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत करते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे कि जो इनर्शियल फ्रेम है या जड़त्वीय फ्रेम जिसको बोलते हैं उसके क्या एप्लीकेशन है और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, दो ट्रांसफॉर्मेशन चलती हैं, एक गैलेनियन और एक लॉरेंज, दो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अपन के जो कोर्स में है वो है केवल गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों हम आज गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, क्योंकि जो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक जड़त्वीय या इनर्शियल फ्रेम के लिए ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इनर्शियल फ्रेम या जड़त्वीय निर्देश तंत्र, बाकी हमने सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें अगर बल जीरो है, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें अगर बल जीरो है, टोटल फोर्स अगर जीरो है, तो उस निर्देश तंत्र में कुल त्वरण जीरो होगा। यानी कि वह निर्देश तंत्र जिसमें कुल त्वरण ए नेट, नेट मतलब कुल, ए नेट क्या हो, जीरो हो, या वेग कांस्टेंट हो। वेग क्या हो, कांस्टेंट हो, वेग या तो नियत हो या त्वरण जीरो हो, या फिर एक और डेफिनेशन बताई थी जिसमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ F बराबर एम ए क्या हो, एप्लीकेबल हो। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जिसमें न्यूटन की गति का नियम लगे, वेग नियत हो या त्वरण जीरो हो। अगर त्वरण जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो, यानी अगर किसी निर्देश तंत्र पर कुल बल जीरो है तो उसका कुल त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो ये तो हुई इनर्शियल फ्रेम की बात। नॉन इनर्शियल या अजड़त्वीय की बात करें हम, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, जिसमें न्यूटन्स की गति का नियम नहीं लगे, यानी कि F बराबर एम इज नॉट इक्वल, यानी कि F बराबर एम नहीं लगे, या जिसमें कुल त्वरण जीरो नहीं हो, या वी नेट कांस्टेंट नहीं हो। ये सब हो तो ऐसे फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जिसमें ये सब क्वांटिटी या ये सब कार्य क्रियाक्रम हो रहा हो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये समझ में आई, ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अब हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे कि अभी मैंने बताया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि माना हमें किसी निर्देश तंत्र S है, यहाँ पे अपन को दो निर्देश तंत्रों की बात करेंगे हम। एक आएगा अपन के पास S और एक आएगा फ्रेम S डैश। S मतलब ये भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और ये भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। हम इस जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़नी है, हमको केवल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है
और आप इसको याद कर लो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सदैव जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए ही वैलिड है। तो अगर ये जड़त्वीय होंगे जभी तो काम करेंगे हम। तो माना हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक एस और एक एस डैश। इसमें जो एस फ्रेम होता है यानी एस जो निर्देश तंत्र है वो स्थिर होता है। एस क्या होता है? स्थिर, यानी कि रेस्ट में रहता है। ये समय के साथ इसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज नहीं होती। इसका वेग क्या होता है? शून्य होता है। समझ में आई बात? एस फ्रेम स्थिर है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र लेकिन स्थिर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए तो v बराबर कांस्टेंट होता है, तो भाई अगर इसमें 0 लगा दूंगा मैं तो 0 भी तो एक कांस्टेंट है, 0 से चेंज नहीं होगा। ठीक है, 0 है लेकिन 0 से चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहे। अब अगर एस डैश फ्रेम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो गतिशील है, जो क्या है, ये गतिशील है, वी वेक्टर। वी वेक्टर मतलब इसका एक वेग है, ये स्थिर है, ये जबकि क्या है, ये गतिशील है, गतिशील या मूविंग। मूविंग फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? एस डैश, और जो स्थिर होता है उसको बोलते हैं एस। एस डैश किस वेग से गति करता है? वी वेग से। अब वी एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, या तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो ये कोऑर्डिनेट है ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इसमें इसको जो कोऑर्डिनेट को मानते हैं हम एक्स डैश, इसके वाई डैश और ये जेड डैश। ठीक है, एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, एस डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। समझ में आई बात? एस डैश क्या है? मूविंग फ्रेम है, ये भी जड़त्वीय है, या ये भी इनर्शियल है, ये भी इनर्शियल है। लेकिन ये इनर्शियल जब ही है, कब? जब इसका वेग क्या है? नियत है। तो ये आपको याद रखना है, वेग क्या है इसका? कांस्टेंट। किसी भी नियत वेग से चल रहा है, गति तो कर रहा है लेकिन किस वेग से कर रहा है? ये नियत वेग से, या 5 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी है, लेकिन क्या है वो नियत। अगर वेग नियत है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार तो त्वरण क्या आ जाएगा? 0, यानी कि ये जड़त्वीय फ्रेम है। अब मान लो गैलीलियन रूपांतरण की बात कर रहा हूँ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। माना हमें, ध्यान से समझना बेटा, कि माना हमें कि एक फ्रेम है, जैसे मानो इस फ्रेम में हमें किसी बिंदु है, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें इस फ्रेम में ज्ञात हैं। कोई बिंदु है, जैसे मान लो P एक पॉइंट है, यहाँ से इस बिंदु की x एक्सिस से दूरी इसकी x है, y एक्सिस से y और z से z। माना कि कोई बिंदु S फ्रेम में है P, माना कोई बिंदु S फ्रेम में कोई बिंदु P है जिसके मूल बिंदु O से निर्देशांक क्या है? x, y और z। समझ में आई बात? हमें इस फ्रेम में कोऑर्डिनेट ज्ञात हैं इस बिंदु P के। दोबारा समझो, S फ्रेम में हमें किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट ज्ञात हैं इसके, और हम इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करना चाहते हैं। तो S डैश के रेस्पेक्ट में हमें P के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए जिस मैथमेटिकल टूल्स या इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी उसी को बोलेंगे, या जिस क्रिया से निकलेंगे हम, ये जो काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे? गैलीलियन रूपांतरण। समझ में आई बात? अगर ये फ्रेम कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा होता, यानी कि ये नियत नहीं होता, तो इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट ज्ञात हैं और इसके अज्ञात इसके रेस्पेक्ट में अज्ञात हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करने के लिए, इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती या हमें जिस क्रिया से गुजरते, हम उसको बोलेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज किस लिए? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए तो आएगी लॉरेंज, और जड़त्वीय के लिए आएगी गैलीलियन। समझ में आई? तो हमें हमें जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो पढ़नी है गैलीलियन रूपांतरण। तो हम अब इसको मैंने आपको ब्रीफ में समझाया था गैलीलियन रूपांतरण क्या होती है, एक बार फिर समझा देता हूँ कि किसी बिंदु P के S के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या है, S फ्रेम के रेस्पेक्ट में निर्देश तंत्र है ये
इसके कोऑर्डिनेट क्या है बिंदु P के एक्स वाई जेड। और मान लो ये एस डैश फ्रेम है, इसका मूल बिंदु ओ डैश है। ओ डैश के रेस्पेक्ट में इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। हमें एक्स वाई जेड का मान तो ज्ञात है, लेकिन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का मान ज्ञात नहीं है। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का मान ज्ञात करने के लिए जो रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें चाहिए उसी को बोलेंगे गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, तो आप सभी हेडिंग डालो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण। मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा, आपने इसको नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब आप हेडिंग डालो गैलीलियन, मैं दोनों ही लिखाऊंगा इंग्लिश और हिंदी, गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण इंग्लिश में बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये आप हेडिंग डालो सब, गैलीलियन रूपांतरण है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वही है, इसको आप लिखना एक बार कि माना किसी निर्देश तंत्र, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र लिखो, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस, ब्रैकेट में लिख देना स्थिर, के सापेक्ष किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं। माना किसी निर्देश तंत्र S जो कि स्थिर है, जिसमें किसी बिंदु P के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक क्या है x, y, z हैं। किसी अन्य निर्देश तंत्र लिखो, किसी अन्य वही जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश, ब्रैकेट में लिख देना गतिशील, के सापेक्ष उसी बिंदु P के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश हैं। मान लिया हमने। तो इसमें जो x, y, z है क्या है हमें ज्ञात। तो किसी ज्ञात जड़त्वीय निर्देश तंत्र से, किसी ज्ञात जड़त्वीय निर्देश तंत्र से किसी अज्ञात जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण क्या कहलाता है, गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है।
अगर परिभाषा 100% आती है आपके तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, बात समझ में आई? किसी ज्ञात निर्देश तंत्र से किसी अज्ञात निर्देश तंत्र में, वो भी कैसा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अज्ञात जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। ये सब कुछ लिखने के बाद, ठीक है, जैसे किस किस का रूपांतरण करते हैं हम इसमें, जैसे सबसे पहले हम करते हैं इसमें विस्थापन का रूपांतरण। विस्थापन का भी कर सकते हैं, वेग का कर सकते हैं, त्वरण का कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ हो आदि यानी बल वगैरह, इन सभी का भी कर सकते हैं। तो इन सभी का रूपांतरण हमको करना है, एक एक का, विस्थापन का, वेग का, त्वरण का, एक एक का रूपांतरण करेंगे। आप इसको फटाफट लिखो। सबसे पहले मैं करूँगा किसका, वेग रूपांतरण, सॉरी विस्थापन रूपांतरण, यानी कि मेरे को किसी बिंदु P के विस्थापन ज्ञात है, इसके रेस्पेक्ट में बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो आप इसको फटाफट नोट करो बेटा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। ये इसको इधर मिटा लेते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग डालो यहाँ से ही, विस्थापन रूपांतरण, विस्थापन रूपांतरण, है ना। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आ रहा है? देखो विस्थापन कैसे निकालेंगे, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। वही माना कोई निर्देश तंत्र S जिसके एक्सिस क्या है, एक्स वाई और जेड, स्थिर है, मूल बिंदु O है। एक निर्देश तंत्र और है जो S डैश है, एक निर्देश तंत्र S है, एक है S डैश। अब माना टाइम t बराबर 0 पर, जब शुरुआत में टाइम जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो आप 3:50 या 2:50 कोई भी फिक्स टाइम पर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो, माना t बराबर 0 पर S और S डैश इसी पॉइंट पर है, यहीं S है और इसी के ऊपर क्या है, S डैश, संपाती हैं दोनों। क्या है दोनों, S और S डैश क्या है, t बराबर 0 पर संपाती। आफ्टर टाइम t, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, तो ये अब S तो मूव करने वाला है नहीं, मूव कौन करेगा, S डैश। तो S डैश क्या होगा, गति कर जाएगा। t समय में कितना चलेगा वो, अगर आपको पता है S डैश का वेग कितना होता है v, तो t समय में कितना चलेगा, v इंटू टी, तो उसका विस्थापन सदिश आ जाएगा v वेक्टर t। तो t समय बाद ये मान लो S चल के यहाँ पहुँच गया, ये मान लो ये आपका x डैश, ये y डैश और ये z डैश है ना, और ये कौन सा फ्रेम है, S। समझ गई बात? ये टाइम t बराबर 0 पर दोनों एक ही है। ये क्या है, ये है जब टाइम t बराबर 0 है, और ये है जब टाइम t बराबर t है। तो ये चल गया कितना, vt, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्तृति सदिश है, ये दूरी कितनी है, vt, और वेक्टर के साथ फॉर्म में लिखें तो v वेक्टर t, यानी कि v वेक्टर इंटू t, यही आएगा। ये मूल बिंदु O डैश है। इतना समझ में आई बात? S और S डैश है, शुरुआत में संपाती हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता है यानी t टाइम बाद ये v वेग से गति करता है, तो कितना चल गया ये vt। ये दूरी आ गई इनके बीच की, मूल बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई इनकी, vt। अब माना कोई बिंदु P है, माना कोई बिंदु P है, ये मान रहे मैंने कोई बिंदु P है। इस बिंदु P के O के सापेक्ष यानी S के सापेक्ष, S तो फिक्स ही है,
आफ्टर टाइम टी, हम टी समय बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि टी समय पर तो ये दोनों एस के सापेक्ष और एस डैश के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे। किसी टाइम टी के बाद किसी बिंदु P के निर्देश या कोऑर्डिनेट कितने होंगे, निर्देशांक, माना बिंदु P का स्थिति सदिश कितना है, बिंदु P का स्थिति सदिश है आपका r वेक्टर, किसके सापेक्ष है, s के सापेक्ष बिंदु P का पोजीशन वेक्टर कितना है, स्थिति सदिश r, और ये इसके सापेक्ष o डैश के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर आ गया r डैश, o डैश के सापेक्ष कितना है r डैश, और o के सापेक्ष कितना है r वेक्टर। समझ में आई बिंदु? यानी कि अगर हम इस फ्रेम से इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो आएंगे x, y और z, और अगर इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x डैश, y डैश और z डैश। अब मैंने क्या बताया, हमें ये तो ज्ञात हैं, x, y, z तो ज्ञात है, हमें निकालना है x डैश, y डैश, z डैश, यानी कि हमें निकालना है r डैश। r हमें ज्ञात है, r डैश निकालना है, तो निकालो। तो ये आपको डायग्राम बनाना समझ में आया। तो विस्थापन रूपांतरण कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट आपने लिखना, जब t बराबर 0 पर दोनों तंत्र संपाती हों, जब t बराबर 0 पर दोनों तंत्र क्या हों, संपाती हों, तो क्या होगा, तो अब हम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो t समय पश्चात बिंदु P के निर्देशांक S व निर्देशांक लिखना है ना, निर्देशांक S व S डैश के सापेक्ष क्रमशः क्या है, S के सापेक्ष है R वेक्टर और R व R डैश वेक्टर है। समझ आई बात? अतः R वेक्टर बराबर आ जाएगा आपका x i कैप, y j कैप और z k कैप। R वेक्टर आएगा आपका x i कैप, y j कैप और z k कैप। ऐसा ही आप R डैश वेक्टर बताओ, ऐसे बेटा R डैश वेक्टर बताओ क्या आएगा, R डैश वेक्टर बराबर आ जाएगा x डैश i कैप, y डैश j कैप और z डैश k कैप। अब हमें क्या लगाना है, देखो त्रिभुज बन रहा है, ये कुछ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये वेक्टर यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम क्या है, ये वेक्टर। कैसे निकाल सकते हैं, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो दो रास्ते हैं आपके पास। आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो, एक आप यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ। इसका मतलब ये वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम R वेक्टर इक्वल टू वी टी प्लस R डैश, यानी कि R डैश वेक्टर हमें R डैश ही चाहिए। किससे आया ये, त्रिभुज के नियम से, R वेक्टर माइनस V तो ये आ गया अपन को R डैश चाहिए, तो R डैश बराबर R माइनस वी टी, ठीक है।
तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसी को क्या बोलते हैं? गैलीलियन रूपांतरण। इसे क्या बोलते हैं हम? गैलीलियन रूपांतरण। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना चाहें, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में यानी कि निर्देशांकों के रूप में, एक्स वाई जेड के रूप में, तो हम लिख सकते हैं एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी, क्योंकि इसका भी एक्स आएगा क्योंकि वेक्टर है, और वाई डैश बराबर वाई माइनस वी वाई इंटू टी, और जेड डैश बराबर जेड माइनस वी जेड इंटू टी। तो ये जो समीकरण हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो आप इसको फटाफट बेटा नोट करो, फिर हम एक नेक्स्ट स्टेप और बताते हैं आपके लिए। ये तो कब है? जब दोनों क्या हैं? संपाती हैं। t बराबर 0 पर s और s डैश एक ही जगह थे। अब ये भी तो हो सकता है कि ये एक ही जगह ना हो, s और s डैश एक जगह पर नहीं हो, यानी कि संपाती नहीं हो। तो दूसरा केस लिखेंगे हम, जब t बराबर 0 पर दोनों तंत्र संपाती नहीं हैं। तो आप इसको एक बार फटाफट नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है। आर डैश बराबर आर माइनस वी टी। जब ये दोनों संपाती नहीं हैं तो क्या होगा? केस सेकंड, जब t बराबर 0 पर दोनों तंत्र संपाती नहीं हैं तो क्या होगा? यानी कि कैसी सिचुएशन हो सकती है? यानी कि ये आपका s है, ये y, ये x और ये z, और t बराबर 0 पर s डैश तो ये था आपका, यानी कि x डैश, y डैश और ये z डैश। ये t बराबर 0 पर है सिचुएशन, ये भी t बराबर 0 पर है, ये s डैश है, तो ये इसको 0 लगा देता हूँ। ये किस पर है? t बराबर 0 पर, इसको O0 डैश, इसको क्या बोल देते हैं हम? O0 डैश। अब जैसे टाइम t हुआ, जैसे टाइम थोड़ी देर बाद t हुआ, तो ये s डैश यही गतिशील है, तो ये पहुंच गया यहाँ पर, यानी ये हो गया x डैश, y डैश, z डैश और ये s। ये t बराबर 0 पर था, क्योंकि t बराबर, ये तो फिक्स ही रहना है, t बराबर 0 पर ये s यहाँ था, ये यहाँ पहुंच गया। मान लो ये दूरी थी r0, क्योंकि हमें ज्ञात हुई है, ये कितनी थी? r0। ये t समय में पहुंचा और इसका वेग था v, तो ये हो जाएगा आपका v वेक्टर t, और वो कोई बिंदु क्या है? आपका p है। उस बिंदु p के निर्देशांक उसी टाइप से यहाँ से तो आते हैं r डैश, और यहाँ से जब हम निकालते हैं तो ये आते हैं r वेक्टर, और ये o है। तो ये एक चतुर्भुज सा लगेगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ए टोटल, लगा सकते हैं। जब संपाती नहीं है तो t समय पश्चात बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? x डैश, y डैश और z डैश। अतः चतुर्भुज के नियम से क्या r वेक्टर बराबर O0 डैश वेक्टर प्लस O0 O डैश
वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, दिस प्लस दिस प्लस दिस। O0 यानी कि R0 प्लस वी वेक्टर टी प्लस आर डैश, और हमें निकालना क्या है आर डैश। तो आर डैश इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, क्योंकि आर माइनस आर नॉट, आर डैश बराबर आर माइनस आर नॉट माइनस वी टी, ये आ जाएगा। और अगर हम इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस वी एक्स टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस वाई जीरो वी वाई टी, और जेड डैश बराबर जेड माइनस जेड जीरो वी जेड टी। तो ये हुआ आपका विस्थापन का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी जो नेक्स्ट बातें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको समझना, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू।